डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मूल प्रभाज पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इनका एक एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं तनु विलयन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, पतला। कोई भी विलयन पतला कब होगा, तनु कब होगा, जब विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। जैसे मान लो 100 ml जल है और इसमें मैंने 10 ग्राम नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया 10 ग्राम, तो ये क्या होगा, तनु होगा, क्योंकि 100 ml में 10 ग्राम थोड़ा सा मिलाया है, पतला विलयन बनेगा। तो ये तो हो गया तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा। कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, सांद्रता। तो सांद्रता किस पर निर्भर करती है, आप सब जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। सांद्रता किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। यदि आप किसी विलायक में विलेय की मात्रा उससे अधिक घोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे 100 ml में यदि मैं 150 ग्राम NaCl मिला दूँ तो बताओ गाढ़ा होगा कि नहीं। इसको घोलते जाऊँ और 150 ग्राम इसमें डाल दूँ तो गाढ़ा विलयन बन जाएगा, उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक। तीसरा आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है इतना विलेय घोलो विलायक में कि घुलना बंद हो जाए एक निश्चित ताप पर। जैसे आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने फिक्स कर दिया और विलायक ले लिया 100 ml और उसमें इतना नमक घोलो कि घुलता जाए और जब वो घुलना बंद हो जाए उसी समय समझ जाओ वो विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो चुका। नाम से देखो, संतृप्त मतलब तृप्त हो गया, उसमें अब विलेय की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या हो गया, संतृप्त विलयन। तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन। अति और संतृप्त, इसका मतलब क्या है, संतृप्त तो था लेकिन उसमें क्या कर दी, अति, यानी कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा विलायक में थोड़ी सी और अधिक घोली जा सके, तो ये संतृप्त से क्या बन जाएगा, अति संतृप्त, यानी वह संतृप्त विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, तो वो बन जाएगा अति संतृप्त विलयन। फिर आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब वो संतृप्त नहीं होना चाहिए, तो कैसा होगा, या तो वो तनु होगा या वो सांद्र होगा, यानी वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, या फिर बहुत कम मात्रा घोलो तो तनु और सांद्र। कोई तुमसे पूछे कि असंतृप्त विलयन कौन से होते हैं, तो आप तुरंत जवाब देना तनु विलयन और सांद्र विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। यानी या तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए या वो पतला रह जाए, तो वो क्या हो गया, असंतृप्त, माने संतृप्त नहीं है। क्लियर हुआ। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलायक से विलेय की मात्रा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सके निश्चित ताप पर, तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त अवस्था संतृप्त विलयन को ही जल्दी से ठंडा करने पर प्राप्त की जा सकती है। जैसे संतृप्त विलयन बन गया, गर्म है, और एकदम से इसको ठंडा कर दो तो ये रवे में बदल जाता है। रवे का मतलब होता है इसमें दाने पड़ जाते हैं, हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्लियर। तीनों हो गए, तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त। केवल ध्यान देना है, तनु पतला होता है, सांद्रता गाढ़ा होता है, संतृप्त जिसमें विलेय की मात्रा घुलना बंद हो जाए, और अति संतृप्त माने संतृप्त तो वो था, अति कर दी मतलब उसमें थोड़ी सी और अधिक मात्रा घोल दी तो अति संतृप्त हो गया। और असंतृप्त आप सब जानते हो, जो संतृप्त न हो। संतृप्त कौन से नहीं होते, तनु विलयन और सांद्र विलयन संतृप्त नहीं होते। चलिए अब आते हैं अपन मूल प्रभाज
या मूल अंश। मूल प्रभाज, मूल अंश, अणु भिन्नांक या मूल फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मूल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मूल प्रभाज विलेय का भी निकाला जा सकता है, विलायक का भी निकाला जा सकता है, और दोनों को जोड़ दो तो विलयन का भी मूल प्रभाज आ जाएगा। विलेय का मूल प्रभाज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम XV से, ठीक है। ये तो हमने बनाया, कोई X1 X2 लिखता है। मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज XV और विलायक का मूल प्रभाज XA। विलेय का मूल प्रभाज का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू होता है विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलयन के संपूर्ण मूलों की संख्या। ये विलयन के संपूर्ण मूल है, यानी कि विलयन के संपूर्ण मूल का मतलब हो गया विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। तो विलेय के मूल अपॉन विलयन के संपूर्ण मूल, ये हो गया विलेय का मूल प्रभाज। यदि विलायक का मूल प्रभाज देखना हो तो ऊपर सिर्फ क्या जाएगा, विलायक के मूल अपॉन विलयन के संपूर्ण मूल। विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज XV इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NA और X इक्वल टू NA अपॉन NB प्लस NA। जहाँ NA क्या है और NB क्या है, NB और NA क्रमशः विलेय तथा विलायक के मूल है। NB और NA क्रमशः क्या है, विलेय तथा विलायक के मूल हैं। अब आती है डेफिनेशन की बारी कि विलेय के मूल प्रभाज की हम डेफिनेशन कैसे बताएंगे या विलायक के मूल प्रभाज की डेफिनेशन कैसे बताएंगे। तो देखो फॉर्मूले से ही स्पष्ट है, ऊपर विलेय के मूल प्रभाज में विलेय के मूल आ रहे हैं, नीचे विलयन के मूल, और विलायक के मूल प्रभाज में ऊपर विलायक के मूल आ रहे हैं, नीचे विलयन के मूल। डेफिनेशन बनाओ जरा, कैसे बनेगी। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूल और विलयन के संपूर्ण मूलों के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। विलायक के मूल प्रभाज का डेफिनेशन कैसे बनाओगे, किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मूल और विलयन के संपूर्ण मूलों के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। लेकिन वो डेफिनेशन तो मूल अंश या मूल प्रभाज की पूछ रहा है, ना वो विलेय का पूछ रहा, ना वो विलायक का पूछ रहा। तो हम भी इन दोनों डेफिनेशनों को कंबाइंड कर देंगे। कैसे, इस तरह से, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूल या विलायक के मूल और विलयन के संपूर्ण मूलों के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मूल या विलायक के मूल, कई बार बच्चे क्या करते हैं, विलेय के मूल तथा लगा जाते हैं, वहाँ या लगेगा क्योंकि ऊपर या तो विलेय के मूल आएंगे या विलायक के मूल आएंगे और नीचे हमेशा विलयन के संपूर्ण मूल। फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ मूल अंश की, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मूलों की संख्या। विलयन के संपूर्ण मूल कौन है, विलेय प्लस विलायक। विलेय के संपूर्ण मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय NV के मूल विलायक NA में घुले हों तब विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मूल अपॉन विलयन के मूल और विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू विलायक के मूल अपॉन विलयन के मूल। विलयन के मूल ध्यान रखना दोनों का एडिशन है, विलेय प्लस विलायक। ये डेफिनेशन हो गई विलेय और विलायक के मूल प्रभाज की। अब आती है बारी न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल वैसे क्या होता है, C2H6O2। मैं इसका फॉर्मूला आपको ऐसे बता देता हूँ जैसे आपने 11th में पढ़ा है, CH2 CH CH2, इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH। देखो गुणों कार्बन कितने, 2 1 2, हाइड्रोजन 6 है, 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन 2 2। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मूल अंश की गणना करनी है। यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो ध्यान से देखो 20% का मतलब समझो कि ये 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब है
माना बिलियन आपका 100 ग्राम है तो बिले 20 ग्राम होगा और ब्लैक 80 ग्राम होगा। तो 20% का मतलब लिखता हूँ, माना बिलियन 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, बिलियन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। तो बताओ बिले की मात्रा, बिले की मात्रा WB इक्वल टू कितना है 20 ग्राम। विलायक कितना है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा WA कितना है 80 ग्राम। लेकिन इसमें विलायक का कोई जिक्र नहीं है। आप कैसे पहचानो कौन सा विलायक है? जब कोई विलायक इसमें न दिया हो तो आप हमेशा सार्वत्रिक विलायक लोगे, वो होता है जल। तो विलायक हो गया यहाँ पे जल H2O, और विलेय क्या है एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, ये विलेय हो गया। 3 चीज़ें हमने सिर्फ 20% लिखा है, इसी से निकाल ली कि 100 ग्राम बिलियन है तो विलेय की मात्रा 20 ग्राम, विलायक की मात्रा 80 ग्राम। हमारे पास फॉर्मूला है मोल प्रवाच का, हमें निकालना है मोल अंश। C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात करो। मोल अंश का फॉर्मूला मैं बनाता हूँ एथिलीन ग्लाइकोल का, कैसे X, मैं मोल अंश ऐसे C2H6O2 यहीं पे लिख देता हूँ इसको बना के। ऊपर क्या आएंगे, किसके मोल है विलेय के, यहाँ पे विलेय कौन है एथिलीन ग्लाइकोल, तो यहाँ लिखूंगा NC2H6O2, NC2H6O2 प्लस जल NH2। अब मुझे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल चाहिए और जल के मोल चाहिए, इनके फॉर्मूले भी हम जानते हैं। देखो क्या क्या निकालना है मुझे, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल माने NC2H6O2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है मोल का WB/MB। WB माने एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान मात्रा अपॉन अणु भार। तो एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना है 20 अपॉन MB निकालना पड़ेगा, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं एथिलीन ग्लाइकोल का MB। C2H6O2 का MB आणविक द्रव्यमान, C2H6O2 का MB इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 12 होता है एक कार्बन का, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। सबको ऐड कर लो, 24 है 30, 30 60 62, 62 ग्राम प्रति मोल। MB आ गया, ये आ गया 62 ग्राम। ठीक है, इसका भाग दे लेना, ये आ जाएगा 0.322 मोल, 0.322 मोल। एथिलीन ग्लाइकोल का आ गया। जल का भी चाहिए अपन H2O का, तो अपन यहाँ लिख लेंगे जल का मोल NH2 इक्वल टू WA/MA। WA कितना है, W है 80। जल का अणु भार कितना होता है जल H2O का, यहाँ पे निकाल लूँ H2O का अणु भार, H2O का MA। 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 18। तो यहाँ पे आप रख दोगे 18 का 80 भाग दे लेना आप, जो भी आएगा 18 का भाग दोगे 4.444, 4.444
मोल। जल के मोल आ गए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए। अब आपको सीधे सीधे क्या चाहिए? मोल प्रभाज, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज। तो मैं यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज निकाल रहा हूँ। C2H6O2 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? N C2H6O2 अपॉन N C2H6O2 प्लस NH2। इसमें मान रख दो इस फॉर्मूले में, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो C2H6O2 के मोल ये आ गए 0.322 अपॉन 0.322 प्लस जल के मोल हैं 4.42। इसको ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.322 अपॉन, इसको ऐड करो तो आ जाएगा 4.766 और इसका भाग दे लेना, भाग दे के 0.068 मोल प्रभाज। इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है। ये तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो। मान लीजिए वो तुमसे पूछ लेता कि जल का मोल प्रभाज भी ज्ञात करो, जल के मोल भी ज्ञात करो, तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, XH2O इक्वल टू NH2O अपॉन NC2H5O2 प्लस NH2। तेरे इस फॉर्मूले में जल के मोल अंश अपॉन बिलियन के संपूर्ण मोल भाग देते तो इसका भी आंसर आ जाता। लेकिन अब इससे प्रोसेस लंबी हो जाएगी जल के लिए। जब हम इसका निकाल सकते हैं तो एक फॉर्मूला और है, वो ये है विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू होता है 1। इसमें मैं विलेय का निकाल चुका हूँ, ये वाला विलेय का मोल प्रभाज आ चुका है 0.68 प्लस जल H2O इक्वल टू 1, तो XH2O इक्वल टू 1 माइनस 0.068। इस फॉर्मूले से और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आएगा 0.932। ये आ गया जल का। वैसे पूछा नहीं है जल का, लेकिन यदि हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाऊंगा। और अभी तो मैं ये भी समझाना है कि XB प्लस X इक्वल टू 1 कैसे आया। देखो मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे आया। XB और XA ये मैंने LHS ले लिया, LHS XB प्लस XA और मुझे RHS में क्या लाना है 1। XB की वैल्यू क्या होती है? XB की वैल्यू NB प्लस NB प्लस NA, NB अपॉन NB प्लस NA प्लस XA की वैल्यू क्या है? NA अपॉन NB प्लस NA। आप एलसीएम लो, NB प्लस NB प्लस NA दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे NB प्लस NA। इसका भाग दोगे एक बार तो ऊपर क्या आ गया NB, इसका भाग दोगे एक बार ऊपर क्या आ गया NA। आप देखो ध्यान से NB प्लस NA अपॉन NB प्लस NA ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला है XB। यानी कि मैं तुमसे कहूँ कोई OT में क्वेश्चन आ जाता है बिलियन का मोल प्रभाज कितना होता है, 0, 1, 1/2, 2, 3 ऐसे आ जाए ऑप्शन, तो आप क्या लगाओगे 1 बिलियन का मोल प्रभाज, जिसमें विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल हमेशा 1 होता है। यानी कि बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या हमेशा 1 होती है। समझ गए? अब मैं स्क्रीनशॉट ले लो
ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की तो मैं कई जगह राउल्ट का नियम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी ये आपको एक्स वी प्लस एक्स ए इक्वल टू 1 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने तुम्हारे। 1 बिलियन, सेम ऐसे क्वेश्चन है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। वही सेम इसमें है, हमें इससे पहचाना है 30% द्रव्यमान, मतलब बिलियन यदि 100 ग्राम है तो बिले 30 और विलायक 70, तो माना बिलियन की मात्रा इक्वल टू 100 ग्राम, तो बिले की मात्रा, बिले इसमें क्या है, बेंजीन C6H6 की मात्रा WB इक्वल टू 30 ग्राम। विलायक, इसमें विलायक दे रखा है, विलायक क्या है, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और टेट्राक्लोराइड, CCl4 की मात्रा WA इक्वल टू 30 है ना, तो जी 70 ग्राम। ये हमने WB और WA निकाल लिया। बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है, तो बेंजीन के मोल अंश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, XC6H6 इक्वल टू NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl। तो मोल चाहिए हमें, इसके लिए NC6H6 इक्वल टू यानी कि WB अपॉन MB। WB क्या दिया है, WB 30 और MB हमें किसका, अणुभार चाहिए बेंजीन का, तो हम यही निकाल लेते हैं अणुभार, C6H6 का अणुभार MB। कार्बन का होता है 12, 12 छक्के 72, 72 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 78। तो बेंजीन का अणुभार आ गया 78। अब चाहिए CCl4 का भी निकाल लेते हैं, यहीं पे चाहिए वो तो आगे जाकर, CCl4 का MB इक्वल टू कार्बन का 12, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और 35.5 का 4 गुना कर दो, कितना आएगा 4 गुना, 142, 142, ठीक है, इसको जोड़ दो 154 ग्राम। या मान रख दो, MB का मान बेंजीन के लिए 78, इसको 78 का भाग दे लेना, 0.385 आ जाएगा, 0.385 मोल। मुझे CCl4 का भी चाहिए मोल, CCl4 WA अपॉन MA, WA कितना है 70, MA निकालना है, ये रहा 154, 70 में 154 का भाग दे लेना, 0.459, 459 कैलकुलेशन है वो तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें भाग देना पड़ेगा, मैं दूंगा तो टाइम लगेगा अभी। अब ये मान रख दो मोल प्रवाच के फॉर्मूले में, C6
H6 इक्वल टू बेंजीन के मोल 0.85 अपॉन 0.85 प्लस 0.459। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.459। इकाई कोई होती नहीं क्योंकि मोल प्रभाज है, मोल अपॉन मोल समान अनुपात जब राशि होती है तो उनका इकाई नहीं आती। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। एक सूचना दे दूं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास लिंक चली जाएगी और आप उस लिंक के थ्रू, मैं यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी न डालूं तो भी आपको यूट्यूब से लिंक मिल जाएगी और आप तुरंत उस लिंक के थ्रू उसको देख सकते हो, भले ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे न डालूं। और सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है, साइड में रेड से कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करो और उसके जस्ट बगल से, क्लिक करने के बाद जस्ट बगल से बेल आइकन बटन भी होगा, बेल आइकन, उसको भी दबाओ और उसमें ऑल कर दो। जैसे ही आप उसको बेल आइकन दबाओगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे केवल एक ही वीडियो या ऑल, तो ऊपर ऑल कर देना, जिससे जितने वीडियो में डालूंगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी वीडियो की, आपको पूरे वीडियो एक साथ क्रम से मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आज 6 लेक्चर है, सारे वीडियो एक तरफ से आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इधर उधर। और जो चैनल का नाम है वो अरविंद त्यागी लेक्चर्स के नाम से है, तो जैसे ही आप YouTube पे भी सर्च करोगे अरविंद त्यागी लेक्चर्स, तो मेरे प्लेलिस्ट पूरी वहीं आ जाएगी सामने आपके और तुरंत उसमें एक तरफ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो किसी बच्चे को ये नहीं है कि वो अभी ग्रुप में जुड़ा है तो उसके पास वीडियो अभी पहुँचे ही नहीं है, सारे वीडियो YouTube पे अपलोड करता हूँ, YouTube से आपको मिल जाएंगे। बस शर्त है आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मिलेंगे। दूसरा, कोई आपका दोस्त हो तो उसको शेयर कर देना, ठीक है, जिससे उसको भी, अब लॉकडाउन में कोई भी स्टूडेंट है सब पढ़ना चाह रहा होगा तो उसको शेयर कर दो, चाहे उसके व्हाट्सएप नंबर पर कर दो, जीमेल पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप। शेयर बटन दबाओगे उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।